आज के क्लास में हम ड्रॉइंग आउट पढ़ेंगे। तो ड्रॉइंग आउट हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी इन न्यू केन्सियन मॉडल। तो इसमें ड्रॉइंग आउट में क्या होता है ये बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एलम कर्व और आईएस कर्व क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है ड्रॉइंग आउट में। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पर हमारा आउटपुट है। तो आईएस कर्व इंटरेस्ट और आउटपुट की वैसा कॉम्बिनेशन है जब गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पर गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब डिमांड बराबर सप्लाई होता है। एक्चुअल में यहाँ पर डिमांड बराबर एक्सपेक्टेड डिमांड होता है, अगर हम टेक्निकली रूप से सही में बोले तो अब देखिए यहाँ पर डिमांड बराबर सप्लाई है और जो डिमांड होता है वो इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या कंज्यूमशन के कारण होता है। तो सोचिए अगर मानिए इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बढ़ जाए, इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो हम उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उससे ज़्यादा फायदा हो, इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें मिले। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस पूरे रीजन में एक्सेस सप्लाई है। क्या है? एक्सेस सप्लाई। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा, ये याद रखते हैं। ये हम आईएस कर्व सीखे। अब हम एलएम कर्व सीखते हैं, ये क्या होता है। तो इसी तरह यहाँ पर इंटरेस्ट है, यहाँ पर आउटपुट है। तो एलएम कर्व आई और वाई की वैसा कॉम्बिनेशन होता है जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हो या एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका कुछ इस तरह ग्राफ आता है एलएम कर्व का। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं या किसी भी किताब में देख सकते हैं। एलएम कर्व का ग्राफ कुछ इस तरह आता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ड्रॉइंग आउट में, वो देखते हैं। तो एलएम कर्व के समय में हमने बोला मनी मार्केट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, और जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होता है तो एसेट मार्केट भी अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब देखिए इस पॉइंट से हम समझते हैं कि यहाँ पर देखिए जब इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पर आई बाई है तो इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन अगर मानिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तब क्या होगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो उस समय इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो उसमें बॉन्ड प्राइस समय पर कम होता है, तभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इस समय बॉन्ड प्राइस कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो लोग पैसा नहीं रखना चाहेंगे, मतलब पैसा की चाह नहीं रहेगा। उस समय सबके पास बॉन्ड की चाह होती है, सब बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों रहते, पैसा कोई नहीं रखना चाहता है। तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मनी का डिमांड कम हो गया और यहाँ पर इक्विलिब्रियम था और यहाँ पर मनी का डिमांड क्या है, इस इंटरेस्ट रेट पर कम होता है। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे रीजन में हमारा एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है। क्या है? एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है। उसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तभी होता है जब बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होता है और उस समय इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो जब बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड का प्राइस घटेगा। तो कोई भी इन्वेस्ट सब चाहता है उसके हाथ में मनी रहे कि बाद में उस मनी से वो खरीद सके। तो उस समय एक्सेस डिमांड ऑफ मनी होता है, ईडीएम। तो हमने
आई एस टर्म का मतलब इस डायग्राम से समझा और इससे हम एलम टर्म के बारे में समझे। अब ट्रॉडिंग आउट में क्या होता है ये समझते हैं। तो बोला ये जाता है कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो जाता है। हम समझते हैं ये किस तरह कम होता है। तो ये आई एस टर्म है। आई एस टर्म हमने बताया था कि यहाँ पर इंटरेस्ट और बाई का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। और ये भी बताए थे कि जो डिमांड होता है वो हाउस होल्ड के द्वारा हो रहा या गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा या इन्वेस्टमेंट पर्पस से फर्म का द्वारा हो रहा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो सेम इंटरेस्ट रेट पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो यहाँ पर आई एस टर्म शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड साइड में। इसे जब आई एस टर्म आप पढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर रेट होता है। जब ये चेंज होता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अचानक जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो देखिए आई एस टर्म जो है वो शिफ्ट हो रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा तो वहाँ पर क्या होता है डिमांड बढ़ गया। तो जितना डिमांड बढ़ेगा नेक्स्ट टाइम पीरियड में उतना हम आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो इस कारण से बाई का वैल्यू बढ़ जाता है। ये बात समझ लीजिए। तो आई एस टर्म ये शिफ्ट हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे ये न्यू आई एस टर्म यहाँ पर हो गया है। ये न्यू आई एस टर्म है। इसे हम आई एस डैश टर्म कह सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट हमारा ये है Y1 ये है और इंटरेस्ट रेट I1 ये है। तो अब देखिए सेम इंटरेस्ट रेट पर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें मल्टीप्लायर फैक्टर भी काम करता है। इसे आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। एक नेट इतना समझिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है तो उससे बाई की वैल्यू जब बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कहानी आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है, इससे हमारा आउटपुट बढ़ गया है। मनी जो डिमांड होता है मनी का जो डिमांड होता है वो 3 कारणों से होता है। मनी का डिमांड 3 कारणों से होता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन के पर्पस से होता है। दूसरा पर्पस हम मनी इस कारण भी रखते हैं कि कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए या कोई दूसरा प्रकार का इंसिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाए उसके कारण होता है। और इसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी पर्पस। और तीसरा जो पर्पस होता है मनी डिमांड का, तीसरा पर्पस जो मनी डिमांड का होता है वो हम शेयर मतलब ये बोल सकते हैं कि डिमांड से मतलब बॉन्ड का डिमांड कम हो रहा या ज़्यादा हो रहा तो इसलिए हम मतलब कुछ मनी का उस कारण भी हम मनी का डिमांड करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस। स्पेकुलेटिव पर्पस। तो ये दोनों जैसे ट्रांजिशनल पर्पस और प्रिकॉशनरी पर्पस जो मनी डिमांड होता है वो जितना जैसे जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो K/बाई का फंक्शन होता है। और जितना आउटपुट बढ़ता है उतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो काम करते हैं फैक्ट्री में उनको मिलेगा और जितना ज़्यादा जो कमाता है उसको उतना रिस्क होता है। तो ये K/Y का ही फॉर्म में होता है और इस टाइम -HI के फॉर्म में होता है। हमें अभी इस काम सिर्फ इसका है समझने का।
तो सबसे पहले हमने बोला गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो रिलेट डिमांड बढ़ा, इससे आउटपुट बढ़ा। तो इसके कारण देखिए कि हमारा मनी डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब मनी डिमांड बढ़ जाएगा, तो जब मनी डिमांड बढ़ जाता है तो लोड एक मनी मार्केट होता है, एक बॉन्ड मार्केट होता है या एसेट मार्केट बोल सकते हैं। तो मनी का जब भी डिमांड होता है वो अपना एसेट बेचने जाएंगे। तो जब भी वो अपना एसेट बेचने जाएंगे तो उससे सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो जब भी सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या हो रहा देखिए, तो उस समय सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा, इस कारण प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ का सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस उससे कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो उस समय प्राइस कम हो जाती है तो उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी बॉन्ड होता है एक उसका इशू प्राइस होता है, और मैच्योरिटी प्राइस पर आपको मानिए 110 रुपया मिल रहा है, 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। किसी तरह से मानिए इसका प्राइस ऑफ बॉन्ड 50 रुपया हो जाए तो उसमें भी आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो समझिए आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है और इसमें भी आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा था। ये समझने के पर्पज से, ये 50 नहीं होता, ये 90 हो रहा, 80 हो रहा, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस समय देखिए आपको ROR रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। इसी कारण हम बोले प्राइस ऑफ बॉन्ड घटा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा। क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या क्या होता है ये समझते हैं। एक्चुअल में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो इस तरह से नहीं कि हम बोलेंगे इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पहले यहाँ से आउटपुट बढ़ेगा फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ घट जाएगा, इस तरह से होता नहीं है। लेकिन ये जरूर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से AD बढ़ता है, AD बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है, फिर सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ता है, फिर प्राइस ऑफ बॉन्ड घट जाता है क्योंकि सप्लाई ऑफ बॉन्ड हो गया है। तो डिमांड कम रहता है और सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाता है, स्टैंड प्राइस ऑफ बॉन्ड घट जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए जैसे मानिए शुरुआत में आउटपुट हमारा इस तरह से यहाँ पर बढ़ा, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, फिर ये इस तरह से बढ़ा, फिर इस तरह से बढ़ा, कैसे होता है ये देखते हैं। तो जैसे हमने बताया था अभी कि IS कर्व ये है, अब न्यू IS कर्व ये है, तो ये IS कर्व का वैल्यू समाप्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा अभी इस पॉइंट पर हम अभी हैं और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर हम हैं तो हमारा क्या है, एक्सेस डिमांड है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इसका एक्सेस डिमांड है, तो हम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कुछ इस पॉइंट पर आ जाएंगे और जैसे ही हम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इस पॉइंट पर आ गए हैं, तो फिर सप्लाई ऑफ बॉन्ड हो रहा, फिर प्राइस ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रहा और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और यहाँ पर ये एलम कर्व भी जो है वहाँ पर इक्विलिब्रियम पर आ गया है, इस पॉइंट पर आ गया है। जैसे देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बताए थे, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है। अब ये एक्सेस डिमांड ऑफ मनी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने बताया था मनी का जो डिमांड होता है वो कुछ इस तरह फंक्शन होता है, ये ट्रांजेक्शनल और प्रीकॉशनरी फंक्शन के कारण। और ये जो होता है
ये जो होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी डिमांड कम होता है, वो यहाँ से हमने बताया था। यह स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कम होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हो गया था ट्रांजेक्शनल पर्पस से। जैसे इस पॉइंट पर आए, आउटपुट बढ़ा तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ, तो ज़्यादा ट्रांजेक्शनल होने के कारण एक्सेस डिमांड ऑफ मनी हो गया था। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए, इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम चले आए तो इस पॉइंट पर आ गए। तो हमने देखा दो चीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ आने में दो चीज़ हुआ। सबसे पहले यहाँ से यहाँ आने में, मतलब यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण हमने यहाँ आया। फिर ऊपर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो दो चीज़ हुआ। सबसे पहले एक्सेस डिमांड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन के कारण जो हो गया था वो कम हो गया, क्योंकि प्रिकॉशनरी डिमांड कम हो गया, -HI हुआ। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमारा प्रिकॉशनरी डिमांड कम हुआ। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम हो गया। उस तरह से ऐसे जाते हुए इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा कम होते जाएगा। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि नेट इक्विलिब्रियम आउटपुट ये बाय 1 डैश मानिए है तो बाय 2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की स्थापना हो रही है, या बाय ही बोल सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण आउटपुट इतना बढ़ना चाहिए था जब एलम का स्लोप हॉरिजॉन्टल रहता, और एलम का स्लोप जब हॉरिजॉन्टल रहता तब होता है। ये हॉरिजॉन्टल तब होता है एलम का स्लोप जब इस इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करता है। इंटरेस्ट पर जब इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेंस के मॉडल में, न्यू टेंस से पहले टेंस मॉडल था, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है वो मतलब लोगों के इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस पर से भी डिपेंड करता है। तो उस समय इतना आउटपुट बढ़ता, लेकिन चूँकि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इस कारण से आउटपुट कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इस कारण आउटपुट बाय 1 न बढ़ के बाय ही बढ़ता है। तो ये हम बोल सकते हैं क्राउडिंग आउट के कारण बढ़ रहा है। तो क्राउडिंग आउट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। जैसे ये मानिए इंटरेस्ट रेट है और ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से, मानिए अभी इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है I1 से I2 पर आ जाता है। ये इन्वेस्टमेंट जो कम हुआ है उसी को हम बोलते हैं कि ये क्राउडिंग आउट है। थैंक यू।